नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के बारे में और कैसे भारत इन सब चीज़ों से निपट सकता है। तो आइए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को वहाँ से अपनी सरकार से रेजिग्नेशन करके बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा और उसके बाद से ही बांग्लादेश में वायलेंस का जो सिलसिला है ये अभी तक जारी है। मीनवाइल वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट शपथ ली है। बट जो वायलेंस है वो अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको छुटपुट घटनाओं में गिनना विक्टिम्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी और इन घटनाओं का एक जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। वो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। जो ये वायलेंसेस है, जब से ये सरकार गिरी है शेख हसीना की, जो कि आवामी लीग की सरकार थी, जिससे कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिनेरियो में रिलेटिवली सेक्युलर सरकार माना जाता है, उनकी सरकार गिर गई और फिलहाल जो इंटरिम गवर्नमेंट में आए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, वो BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड जमात इस्लामी के सपोर्ट से आए हैं। जैसा कि नाम आपको दिखाता है कि ये जो पार्टियां हैं ये थोड़ी फंडामेंटलिस्ट हैं, थोड़ी क्या काफ़ी फंडामेंटलिस्ट है। और इसी गवर्नमेंट के आने के बाद से जो इन लोगों में जो इन फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स है बांग्लादेश की सोसाइटी में, इन्होंने वहाँ की माइनॉरिटीज़ जो कि हिंदू हैं उन पे हमले करना शुरू कर दिए। कहा ऐसा भी जाता है कि इन फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ने वहाँ पे हिंदुओं के लिस्ट बनाए हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। उनमें से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी टारगेट किया जा चुका है और कई लोगों को, आशा करता हूँ ऐसा कभी ना हो, आगे चल के भी ये लोग टारगेट करेंगे। ऐसे में ये जो सिचुएशन है उसमें कुछ ऐसी दृश्य भी आए जहाँ पे ऐसा फील होता है कि एटलीस्ट वहाँ के हिंदू जो है वो थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पे काफ़ी बड़े मार्चेस निकाले, प्रोटेस्ट निकाले और कई लोकल एरियाज़ पे जहाँ पे भी इन फंडामेंटलिस्ट द्वारा अटैक करने की संभावनाएं थी, वहाँ पे इन्होंने लोकली ऑर्गेनाइज होके डिफेंसिव पोस्चर और एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत इन पोटेंशियल अटैकर्स को भगाया। ये सब सिचुएशन हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस इंटरिम गवर्नमेंट को एकदम सपोर्ट किया है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, उनका इस बात पे कैसा रवैया रहा है। चलिए तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इस पे कैसा रवैया रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरुआत से ही शेख हसीना के खिलाफ एक माहौल बना के रखा था। डिप्लोमेटिकली उन्होंने काफ़ी एक्शंस लिए थे। अब जब नई सरकार आ गई है, उस नई सरकार को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बट इनमें से किसी भी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज में हिंदुओं पे हो रहे वायलेंस का या फिर माइनॉरिटीज़ पे हो रहे वायलेंस का कोई जिक्र नहीं है। सेकेंड बात ये उठती है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि बांग्लादेश के केस में फ़िलहाल जहाँ पे एक बहुत ही अराजकता के माहौल के बाद एक सरकार गिराई जाती है जो कि एक इलेक्टेड सरकार थी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, उसकी जगह एक रैंडम आदमी को बैठा दिया जाता है विदाउट एनी इलेक्शन। उसे डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यू या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कैसे कहा जा सकता है? आपके क्या विचार है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है इन हमलों के बारे में वहाँ के इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने क्या बोला। उन्होंने बोला कि उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वो रिज़ाइन कर देंगे अगर वायलेंस नहीं रुके तो मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई आपको इतने बड़े देश की पावर दी गई है, क्या आप इतने फट्टू हैं कि आपसे इतना भी नहीं बोला जाता कि आप मिलिट्री या फिर वहाँ की पुलिस को या फिर दोनों को डायरेक्ट करें कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जल्द से जल्द काबू में करे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बट यू चोज टू स्टे साइलेंट एंड जस्ट डू लिप सर्विस। बस दिखाने की बातें थी। जो रेजिग्नेशन की आपने धमकी दी वो बस दिखाने की बातें थी। एक्चुअली किसी को आपके रेजिग्नेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है वो आगे चल के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे कि उन्होंने पहली बार बहुत ही स्पेसिफिकली ये कहा कि
पहले तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया वहाँ के इंटरिम प्रधानमंत्री को। उन्होंने ये मेंशन भी किया, उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द अपने ट्वीट में मेंशन नहीं किया। उन्होंने बहुत ही वाइजली, बहुत ही शातिरता से अपने ट्वीट को फ्रेम किया था, कहीं भी प्रधानमंत्री शब्द मेंशन नहीं है। और उस ट्वीट में ये भी मेंशन्ड है फाइनली कि मैं आशा करता हूँ आप हिंदुओं का और माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही क्लियर मैसेज था भारत की तरफ से बांग्लादेश को कि वो वहाँ की माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखे, वरना उसके डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि चीज़ें अगर नहीं सुधरती हैं तो भारत के लिए क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि क्यों भारत को एक कोर्स ऑफ एक्शन या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, इस दुनिया में 5 प्रमुख बड़े रिलीजियंस है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जुडाइज़्म यानी कि ज्यूज़। अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो वो वेटिकन से, उनका प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो वेटिकन में आता है। तो जब भी दुनिया में किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे कहीं पे भी इस तरीके की सिचुएशन आती है कि जिनोसाइड के चांसेस होते हैं, तो वेटिकन हो चाहे यूएस हो, डायरेक्टली वहाँ की फैमिलीज़ को, क्रिश्चियन फैमिलीज़ को रीच आउट करती है और या तो वहाँ की सरकारों को बोलती है कि आप यहाँ के इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, या फिर डायरेक्टली एयरलिफ्ट कर लेती है, जैसा कि पाकिस्तान की एक क्रिश्चियन फैमिली के केस में हुआ था, जहाँ पे वेटिकन सिटी ने उस पर्टिकुलर क्रिश्चियन फैमिली जिसकी जान पे खतरा था उनको एयरलिफ्ट कर लिया था। सेकंड है, अगर हम देखें जुडाइज़्म का, ज्यूज़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल इजराइल में ही है और इजराइल ही उनका होम कंट्री है जहाँ से कहा जाता है कि जुडाइज़्म की स्थापना हुई। तो इजराइल एक कस्टोडियन जैसा है दुनिया में ज्यूज़ का। पूरी दुनिया में ज्यूज़ को जब भी लगता है कि उन पे खतरा है तो दे आर अलाउड टू बैक टू इजराइल एंड द इजरायली गवर्नमेंट हेल्प्स देम टू सेटल देयर। बट इंडिया के केस में ये नहीं दिखता है, जहाँ इस देश में 5 बड़े रिलीजियंस का बर्थ प्लेस है, जो कि है पहला तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज्म और पारसीज का यहाँ पे भले ही उस रिलीजियन का बर्थ प्लेस ना हो, बट वो बहुत टाइम से, बहुत हज़ारों सालों से हमारे यहाँ रहते हैं, क्योंकि कई हज़ारों साल पहले उनको अपने ओरिजिनल लैंड से पलायन करना पड़ा था और उन्होंने भारत को एज ए रेफ्यूजी अपना घर माना और तब से ही वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल एसिमुलेट हो गए हैं। बट इंडिया के लॉज इतने ज़्यादा सेक्युलर है कि हम अपने आप को मानना ही नहीं चाहते हैं कि हम इन 5 धर्मों के, इनका एक नेचुरल होम है। हमको विदाउट एनी थॉट इन रिलीजन के लोग जहाँ भी रहते हैं उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरी दुनिया में एंगेज करना चाहिए। जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अगर बात बिगड़ जाती है तो हमें उनको सीधा सीधा एयरलिफ्ट करके अपने देश में ले आना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज़ दी बर्थ प्लेस ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर रिलीजन, स्पेशली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज। अगर हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट मान ले, अब हमें समझने में ये दिक्कत नहीं होगी कि क्यों इंडिया के पास, भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन होना ज़रूरी है और वो क्या होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए, तो हम पहले तो शुरुआत करते हैं कि अगर बांग्लादेश की सरकार वहाँ पे कोऑपरेट नहीं करती है हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, तो हमें चुपचाप यहाँ से फ्लाइट्स भेजने चाहिए वहाँ बांग्लादेश में, जो कि वहाँ पे रह रहे हिंदुओं को एयरलिफ्ट करके यहाँ पे ले आए। ये कोई मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कह रहा हूँ, ये हमने किया है। कब किया है, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है। 2021 में सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई थी तालिबान टेक ओवर के बाद। तब इंडिया ने यहाँ से कंटिन्यूसली फ़्लाइट्स भेज के वहाँ के सभी सिखों को इवैक्यूएट किया था और मेरे ख्याल से उन्हें दिल्ली में लाके बसाया गया है। सिमिलरली आगे बढ़ के अगर हम बात करें तो जो CAA के रूल्स है, जो कि 2014 का एक लिमिट लाइन देते हैं, एक डेडलाइन देते हैं, हमें CAA के रूल्स को, उस पर्टिकुलर डेडलाइन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए और CAA में दिए गए डेडलाइन को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि CAA, जो कि हमें पता ही है, हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, इन सभी धर्मों के लोगों को जो कि आसपास के देशों में प्रताड़ित है, वो अगर यहाँ पे भाग के आते हैं, उन्हें एक फास्ट सिटीजनशिप का प्रोसेस मुहैया कराता है।
तो इसके लिए डेडलाइन पहले थी कि 2014 तक ही जो आए हैं उनके लिए ही ये रूल अप्लीकेबल है, उसके बाद जो आए हैं उनके लिए वही 10 साल का टाइमलाइन मेंटेन रहेगा। बट अब हमें ये रिकंसिडर करना चाहिए और जो भी इन 5 कम्युनिटीज़ से बांग्लादेश से रेफ्यूज मांगते हैं बांग्लादेश से आकर, उनको सीए के तहत सिटीजनशिप देनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे बॉर्डर्स पे काफ़ी रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ सकता है। ऑलरेडी कुछ जगहों पे रेफ्यूजीज आने की खबर आ रही है, हालांकि बीएसएफ उन्हें रोक के रखी है। आई थिंक कि हमें रेफ्यूजीज को एक शर्त पे आने देना चाहिए, गिवन कि दे हैव वैलिड डॉक्यूमेंटल प्रूफ। अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तभी उनको असाइलम देनी चाहिए। तो उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये चीज़ जो बांग्लादेश में हो रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत हैं। डिप्लोमेटिक कोर्स ऑफ एक्शन को देखने की कोशिश करें तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नमेंट है, जो कि है आर्मी, स्टूडेंट, बीएनपी, जमात, तो बहुत सारे अब वहाँ पे फैक्शंस हो गए हैं, पावर फैक्शंस, और इनमें आपस में ही बहुत आनाकानी ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि बीएनपी जो है उसमें खालिदा जिया की जो फैक्शन है उनको पावर अभी तक नहीं मिला है, वो गवर्नमेंट से बाहर ही हैं। सिमिलरली जमात इस्लामी को भी सरकार में कुछ खास स्टेक नहीं मिला है, वो भी पावर से बाहर ही है। हालांकि इन दोनों पार्टीज़ ने इस पूरे प्रोटेस्ट को फंड एंड फ्यूल किया था और उनको उस हिसाब से स्टेक नहीं मिला है, तो एक तरीके से डिसकंटेंट है। तो इन सारे पॉसिबल जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनमें जितने भी पॉसिबल फॉल्ट लाइन्स है, इंडिया को इन्हें बहुत प्रोफेशनली इंगेज करना चाहिए सारी पार्टीज़ के साथ, सारे फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करना चाहिए टू आवर ओन एडवांटेज। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है टेक्सटाइल और सिरेमिक्स पे काफ़ी डिपेंडेंट है, और अगर हमको इनकी सरकार को नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आना है तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि इनकी इकोनॉमी को हिट किया जाए, और उसका सबसे सही तरीका होगा कि इंडिया की टेक्सटाइल और सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए एक पीएलआई स्कीम अनाउंस की जाए, जहाँ पे एग्रेसिव टैक्स कट्स अनाउंस किए जाए, जिसकी वजह से जो है बाहर की कंपनियां हो, इंडिया की कंपनियां हो, वो इंडिया के टेक्सटाइल और सिरेमिक सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। हमारी प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल और सिरेमिक्स रिलेटेड है वो ज़्यादा चीप होगी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचेगा। और क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटी इकोनॉमी है, वो हमारे जैसे ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एग्रेसिवली कॉम्पीट नहीं कर सकते। अगर हम उनकी इकोनॉमी को धक्का देते हैं, दे विल बी पुश टू टॉक टू अस इवन इफ दे डोंट वांट इट। नेक्स्ट है हमारे बॉर्डर स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा हमें निगरानी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके की पार्टियां वहाँ पे पावर पे है, जैसे कि बीएनपी एंड जमात इस्लामी, उनके पुराने टेन्योर के दौरान भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स काफ़ी सफ़र किए थे, और इसलिए हमें अपने जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के आर्मी और बीएसएफ के सिक्योरिटी ग्रिड्स, एंटी टेरर ग्रिड्स, इंटेलिजेंस ग्रिड्स, सारे ग्रिड्स हमको स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, बोथ मैन पावर वाइज एंड टेक्नोलॉजी वाइज। नेक्स्ट है इस पूरे केस में जो यूनाइटेड स्टेट्स का रोल है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यूएस अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसलिए हमें जो ओवर डिपेंडेंस हमने बना ली है यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्नोलॉजीज़ पे, जैसे कि जेट इंजन डील है, स्ट्राइकर डील है, वेपन्स के रिलेटेड है, तो हमें थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, थोड़े मतलब काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।